आदरणीय बंधुओं, हमारे प्रेस के साथीगण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रमोद त्यागी जी और हमारे साथीगण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्म तिथि के पहले दिवस को ये हर्ष का विषय है कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद त्यागी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करना जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है कुंती अंतर कथा। मैं रोहन जी से निवेदन करता हूं कि पुस्तक ला के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकार्पण करा लें। हमारे प्रेस के साथीगण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रमोद त्यागी जी, राम मनोहर लोहिया की जन्म तिथि के पहले दिवस को ये हर्ष का विषय है कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद त्यागी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करना जा रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है कुंती अंतर कथा। मैं रोहन जी से निवेदन करता हूं कि पुस्तक ला के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकार्पण करा लें। सर्वप्रथम मैं पुस्तक के प्रकाशक कल्पतरु प्रकाशन हापुड़ के स्वामी श्री अभिषेक अग्रवाल से निवेदन करता हूं कि वह आवे और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। अभिषेक अग्रवाल जी। नमस्ते सभी अतिथिगण, स्पेशली माननीय अखिलेश जी, नमन। मैं सबसे पहले एक प्रकाशक के तौर पर उत्तर प्रदेश की पुस्तक संस्कृति के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले हमारे उत्तर प्रदेश में एक संस्था हुआ करती थी जिसको हम पुस्तकालय प्रकोष्ठ के नाम से जानते थे, जो हर साल उत्तर प्रदेश की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, पुस्तकालय हैं, उनके लिए पुस्तकें खरीदा करती थी। शायद उस पुस्तकालय प्रकोष्ठ की स्थापना माननीय नेताजी के हाथों ही हुई थी, लेकिन पिछले 8 वर्ष से उस प्रकोष्ठ के अंदर बजट्स आते हैं, खत्म होते हैं, क्या होता है नहीं मालूम है, लेकिन एक भी पुस्तक की कोई खरीद नहीं हुई है। और हम सभी प्रकाशक, स्पेशली जो प्रकाशक उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो इस समय शासन की तरफ से जो पूरा एक पुस्तक विमुख संस्कृति चल रही है, उसको लेकर के बहुत टेंशन में ना, सरकार के खिलाफ मत बोलो। नहीं सर, सॉरी, मैं सरकार के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। सरकार के खिलाफ मत बोलो, FIR दर्ज कर देंगे। सर मैं प्रकोष्ठ के बारे में बोल रहा हूँ। बोलिए सरकार के खिलाफ। जी। अब सबसे पहले मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये सरकार के खिलाफ बोलेंगे। सर मैं ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली इस जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में बता रहा हूँ। ये चीज वो भी नहीं बता सकते सरकार में। नहीं, वो तो आप सहयोग मदद करोगे। जब जेल जाएं तो हम सब लोग मिलने चलेंगे। अब नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो ये पुस्तक क्यों, जब ये किताब मेरे पास आई थी प्रकाशन के लिए, तो इसका नाम है कुंती अंतर कथा। तो सबसे पहले प्रमोद जी की ये किताब है, महत्वपूर्ण किताब है, उनकी वर्षों की इसमें श्रम लगा हुआ है, लेकिन मेरे को सब्जेक्ट लाइन देख करके बड़ी निराशा सी हुई। मुझे लगा कि कुंती जिस चरित्र के बारे में वेद व्यास जी महाभारत लिखा हुआ है, लोगों ने टीवी सीरियल्स में हर चीज के अंदर वो कुंती से परिचित हैं, तो ऐसे में उसके ऊपर एक नई किताब की क्या आवश्यकता है। पर उसके आगे शब्द जुड़ा हुआ था अंतर कथा, तो एक रुचि बनी और इस किताब को हमने इस पे काम करना शुरू किया। और निश्चित ही ये किताब कुंती के जीवन के संघर्षों का तो बयान करती ही है। ये अंतर कथा है, कथाओं के अंदर जो छिपे हुए सूत्र हैं, उन सूत्रों को इस किताब में जो है पकड़ने की कोशिश की गई है। और इस किताब के अंत तक आते आते ये स्पष्ट हो जाता है
कि वो सभी अपने अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करते हुए वो अंत में सत्ता तो हासिल करती हैं, वो जीतती जरूर हैं, लेकिन वो जीतने के बाद का जो खालीपन है और उसके अंदर जो जिन कहीं ना कहीं जिन नैतिक सूत्रों से वो पलायन करती हैं, उसकी जो व्यर्थता है, उसका जो अनुभव है, वह इस किताब को एक बहुत ही दिलचस्प और एक खास किस्म का आख्यान बना देता है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इस पुस्तक का ही अंत का एक अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। समय और इतिहास किसी को क्षमा नहीं करता, बहुत निर्दय होकर विवेचना करता है प्रत्येक कृत्य की। कैसा महान व्यक्तित्व भी नहीं रोक सकता उसके सतत अविरल प्रवाह को। यही एक इस किताब का एक मूल उद्देश्य भी है और मेरे ख्याल से प्रमोद जी सहमत भी होंगे कि सभी चरित्रों को, चाहे वो विजेता हो चाहे वो पराजित हो, लेकिन इतिहास उनको उनकी वस्तु स्थिति में आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने खड़ा कर ही देता है। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे लखनऊ के और देश के बड़े रचनाकार वो आवे और अपना वक्तव्य दें। बंधु कुशावर्ती जी। लेकिन इतिहास उनको उनकी वस्तु स्थिति में आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने खड़ा कर ही देता है। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मंच और अभ्यागत जनों, ये एक ऐसा अवसर है जहां राजनीति से जुड़े लोग और सत्ता से जुड़े लोग, समाज से जुड़े लोग, साथ ही एडवोकेसी जैसी काम से जुड़े लोग हैं और उन्हीं में से प्रमोद जी हैं जिन्होंने कुंती अंतर कथा नामक ये उपन्यास लिखा है। हम क्यों बार बार अपने पुराने चरित्रों या पुराने समय में जाकर के देखते हैं उसको? शायद इसलिए कि उससे हमको आज के समय में बहुत सारी दिशा मिलती है, समझदारियां मिलती हैं और मुझे लगता है कि यही प्रयास भी प्रमोद जी ने अपनी इस कृति में किया है। आज जैसा कि अभी प्रकाशक अभिषेक जी ने कहा कि पुस्तक संस्कृति का जैसा क्षरण हो रहा है, तो हम महीने में अगर एक पुस्तक खरीद करके पढ़ते हैं तो शायद उस संस्कृत को हम विकसित करने का काम करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इस पुस्तक को लें, पढ़ें और इस पे अपने विचार, अब तो फेसबुक जैसा मीडिया है, व्यक्त करें। और मैं प्रमोद जी को इसके लिए बधाई देता हूं। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद बंधु जी। अब मैं पुस्तक के लेखक आदरणीय श्री प्रमोद त्यागी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। देश के करोड़ों युवाओं के, कमजोर लोगों के हृदय की धड़कन श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे योग्य प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उत्तम पटेल जी, हमारे बहुत गौरवोद्ध नेता आदरणीय बलराम सिंह यादव जी, हमारे विधायक पंकज मलिक जी, अनिल कुमार जी, कल्पतरु प्रकाशन के प्रकाशक अभिषेक जी और उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं साथियों, मुझे ये पुस्तक लिखने की आवश्यकता क्यों हुई, अभी अभिषेक जी ने बताया है। मैं बचपन से समाजवादी विचारों से जुड़ा रहा। स्वर्गीय डॉक्टर लोहिया और आदरणीय नेताजी से मैंने जीवन पर्यंत सीखने का प्रयास किया। तो पिछले 20 साल से मैं नारी आंदोलन के बारे में पढ़ता रहा। सभी लोगों ने कहा कि नारियों को सम्मान मिलना चाहिए। किस प्रकार से नारी का चरित्र
समाज भी विकसित हो सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने प्रयास किया है कि नारी हमारे देश में समय सम्मानित रही हैं। बहुत नारियों के बारे में, सीता जी के बारे में लिखा, बहुत ऐसे लोगों के बारे में लिखा, लेकिन कुंती का जो पक्ष था उसके बारे में ज्यादातर इतिहास हमारे लेखकों ने बहुत अनदेखी की। शायद विश्व के इतिहास में, भारत के इतिहास में दूसरी कोई नारी ना हो जिसके 4 पुत्र पैदा हुए और चारों अपनी जगह विशिष्ट योग्यता रखते थे। कर्ण हो, युधिष्ठिर हो, भीम हो और अर्जुन हो, शायद विश्व में ऐसी माता ना हो। और उन चारों के चरित्र को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान कुंती का रहा है। मैं प्रयास किया है कि कुंती के पात्र से न्याय करने की कोशिश करूं, और जो मुझे संस्कार मिले हैं, जो राजनीतिक जीवन में मैंने संस्कार प्राप्त किए हैं, स्वर्गीय नेताजी के आशीर्वाद से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कोशिश की है कि वो सारे संस्कार इसमें उतारने का प्रयास करूं। मैं 2 लाइन इसमें जरूर पढ़ूंगा जो प्रकाशक जी ने उसमें रखी भी है। मानव परिस्थितियों का दास होता है, परंतु अपने कौशल, चातुर्य, बुद्धि और विवेक द्वारा भविष्य के गर्भ में झांककर परिस्थितियों को नूतन दिशा देने वाले ही महामानव की सेवा में अभिहित होते हैं और होते रहेंगे। उसी प्रकार का जीवन कुंती ने जिया है, और मुझे विश्वास है जिन लोगों तक ये मेरा प्रयास पहुंचेगा वो अवश्य महसूस करेंगे कि माँ का क्या रिश्ता होता है। और हमारे राष्ट्र में आज जो बहुत आगे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं आधुनिकता की, आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई राष्ट्रपति महिला नहीं बन पाई, और भारत ने सदैव आजादी के बाद से और आजादी से पहले भी भारत ने अपनी माताओं बहनों को सम्मान देने का प्रयास किया है। और मुझे विश्वास है कि मैं नेताजी के आशीर्वाद से फलने फूलने का प्रयत्न किया, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों से आगे भी मैं प्रयत्न करूंगा। मेरी ओर कृति आ रही हैं। कल्पतरु प्रकाशन का अभिषेक जी का मैं बहुत आभारी हूं। आपने समाजवादी चिंतन को बढ़ाने का काम किया है। स्वर्गीय डॉक्टर लोहिया जी का, आचार्य नरेंद्र जी की बहुत पुस्तकें कल्पतरु प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं। बहुत बड़े स्तर पर आप ये काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आगे भी जो मेरी छोटी सी प्रयास होंगे आप उससे समय देंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मुझे स्नेह इस बात से मिलता रहेगा, जिससे मैं प्रयास करूं कि ये जो मान्यता बनाई हुई है कि समाजवादी लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, अपने इतिहास के साथ नहीं चलते हैं, वो मान्यता तोड़ने का प्रयास करूं कि समाजवादी लोग भी अपने राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं लोगों से जो इस तरह की कोशिश करते हैं उनसे ज्यादा अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, ज्यादा अच्छी तरह अपने इतिहास को समझते हैं, ज्यादा अच्छी तरह अपने इतिहास की व्यवहारिकता को जानते हैं। तो मैंने प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से यह प्रयास सफल होगा। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। समाजवादी चिंतन और परंपरा में लेखन और पाठन की परंपरा निरंतर रही है। हमारे आदि पुरुष डॉक्टर लोहिया भी लगातार लिखते बोलते रहे हैं। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो आम और पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं संचालन महोदय का धन्यवाद देता हूं, और उन्होंने कहा कि पुस्तक पे हम विचार रखें। कभी कभी हम लोगों को दूसरे के फील्ड में नहीं खेलना चाहिए। मैं सबसे पहले कल्पतरु प्रकाशक के अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देता हूं उन्हें कि उनके प्रकाशन से एक अच्छी किताब बाजार में आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये किताब लोगों तक पहुंचेगी, पढ़ने वाले रुचि दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी का स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। हालांकि ये पक्ष मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा ये लिख भी सकते हैं। नेताजी के पुराने साथी और समाजवादी आंदोलन में हमेशा आगे रहे। जब कभी वेस्टर्न यूपी की कोई बात रही होगी, नेताजी हमेशा ये कोशिश करते थे कि प्रमोद त्यागी जी की राय क्या है, और न केवल ये राजनीतिक या राजनीति में रुचि रखते हैं,
बल्कि इनकी सामाजिक सेवा बहुत रही है और अधिवक्ता के रूप में भी वो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। शायद लॉन्गेस्ट समय इन्होंने एज ए अध्यक्ष समय गुजारा होगा। कई बार अध्यक्ष रहे, समय समय पर अध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़े और जीतने के करीब पहुंच करके जीत नहीं पाए। ये कई प्रतिभाएं इनके अंदर छिपी है। मैं बधाई देता हूं कि एक अच्छी किताब कुंती की आत्मकथा लिखी है। एक अपना पक्ष क्या है, जो इमेजिनेशन है या जो लेखक है क्या सोचता है, वो उन्होंने रखा है। मैं समझता हूं कि जो हम और आप लोग समय समय पर पढ़े हैं, कई लोगों ने कई तरीके से लिखा है। इधर हमारी विधानसभा में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत चर्चा रही। उन्होंने भी एक पक्ष लिखा है। कुंती और कर्ण की जो बातचीत हुई है उसके बारे में उन्होंने भी लिखा है। और समय समय पर पॉलिटिकल लोग अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी सोच और समझ के हिसाब से कुछ न कुछ नया निकालते हैं। जहां मुझे उम्मीद है कि लोग प्रमोद त्यागी जी की ये कुंती की आत्मकथा को पढ़ेंगे, वहीं लोहिया ने कभी द्रौपदी और सरस्वती के बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी थी। सावित्री के बारे में द्रौपदी और सावित्री की किताब लिखी थी। इधर हालांकि पढ़ाई कम हुई है, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अब किताबों की तरफ लौट रहे हैं। जब से ये व्हाट्सएप और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, मुझे उम्मीद है लोग किताबों की तरफ लौटेंगे। जैसा कि हमेशा कहा गया है कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, और किताब से जितना लगाव बढ़ेगा लोगों का, मैं समझता हूं उतना समाज आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर प्रकाश जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रमोद त्यागी जी की किताब को छापा है। हालांकि वो बात जो कह रहे थे वो अच्छी बातें कह रहे थे, मैंने ही उन्हें रोक दिया था। उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर हमारा पत्रकार साथी केवल वादा पूछ लेगा कि आपने विकास के वादे किए थे, तो हो सकता है उस पर ऐसी धाराएं लग जाएं कि उसे जेल में रहना पड़े। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस तरह बताया। मैं जरूर बजट में देखूंगा कि इधर तो बजट ही नहीं खर्च हुआ और आपने जानकारी दी कि बजट ही खत्म कर दिया। मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हमारे आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी। और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया। क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी। और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे।
क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? ये केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए एक वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट, इन्होंने पेड़ नहीं लगाया, पेड़ों को काटा छाटा, पेड़ उड़ा करके फेंक दिए। जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए, और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। ये सारस का संरक्षण केंद्र बन रहा था इटावा में, वो छीन लिया। सारस मित्र बनाए जाते थे, उनका मानदेय छीन लिया। बर्ड फेस्टिवल होते थे, वो खत्म कर दिए इन्होंने। ये बीजेपी वालों से उम्मीद नहीं कर सकते आप कि ये पर्यावरण के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अखबारों में पढ़ रहा हूं कि जल स्तर नीचे चला गया लखनऊ का, गोमती में न जाने कितने नाले गंदे गिर रहे हैं। ये गोमती का मैं आज भी कहता हूं, मैंने कई मौकों पर कहा कि यही मॉडल है, अंतोगत्वा आपको यही मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। गंगा एक्शन प्लान 1, 2 या बाद में कहीं भी किसी देश में नदियां साफ हुई हैं, और याद कीजिए जब गेहूं की खरीद हो रही थी, मैंने कहा था अपने पत्रकार साथी, और हमारे यहां से लगातार प्रेस नोट जाती थी, ये प्राइवेट कंपनियों को गेहूं खरीदवा रहे हैं इसलिए क्योंकि कल इन्हें मुनाफा लेना है। आप बताओ किसान का गेहूं किस कीमत खरीदा गया था, और आज आटा आप बाजार में खरीद रहे हो, किस कीमत खरीद रहे हो? ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये जो रिफाइंड तेल का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये दूध महंगा हो गया, किसकी जेब में जा रहा है? ये आम लोगों के दुश्मन तो हैं ही हैं, किसानों के दुश्मन हैं। सदन में कहते हैं बताओ कि आलू खरीदेंगे, बजट में 1000 करोड़ रुपया, ये कहां गया 1000 करोड़ रुपया? और बताइए सारस को पकड़ ले गए, कैद कर दिया इन्होंने सारस को। ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी सारस को। सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं, सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है। जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। मैं एक बार फिर प्रमोद त्यागी जी को कुंती की आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये किताब पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग रुचि लेकर के इस किताब को पढ़ेंगे, किताबों के प्रति लोगों का व्यवहार और प्रेम बढ़ेगा। जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो अनडेमोक्रेटिक हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए काम कर, एक एक कदम इनका कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए है। अरे जो लोग सारस को कैद कर दें उनके लिए क्या 1 साल है? और आपने सदन में नहीं देखा, सदन में नहीं देखा आपने क्या कहा उन्होंने? 56 में 46। अरे जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, योगी होके झूठ बोलते हो, संत होके झूठ बोलते हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि वो सारस को खुला छोड़ देंगे?
जिन्होंने अपने कार्यक्रम को इन्वेस्टमेंट मीट करने के लिए न जाने कितने पेड़ काट डाले हों। और आप लोग हिसाब किताब लगाइए, जब से ये सरकार आई है 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं ये, 150 करोड़ के लगभग। और मुझे याद है मैंने सदन में भी कहा और मैं फिर दोहराता हूं आपके सामने, मैंने जब 1000 एकड़ में पेड़ लगवाए, मैंने फॉरेस्ट के अधिकारियों से पूछा कि 1000 एकड़ में कितने पेड़ आप लगाओगे, तो उन्होंने 1 लाख, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, 1,36,000 पेड़ लगाए थे उन्होंने। और आखिरी पेड़ 2 मैंने और नेताजी ने लगाए थे वहां पर। अगर 1000 एकड़ में 1,36,000 पेड़ लगते हैं तो बताओ 150 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। ये 150 करोड़ के लिए जमीन कहां है? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? और ये बात अगर आपको गलत लग रही हो, आप जाइए इटावा में लाइन सफारी के सामने 1000 एकड़ में 1,36,000 के लगभग पेड़ लगाए गए थे। और ये तो 150 करोड़ लगा चुके हैं और 1 साल की ये बात कर रहे हैं। आप लोग भी पत्रकार साथी उन्हीं के रास्ते पे चलने लगते हो। आज कितने साल हो गए सरकार को, ये बताइए? 6 साल हो गए ना? ये बताएं 6 साल का हिसाब किताब क्या है? गन्ने के किसानों का अभी भी बकाया है, आलू खरीदा नहीं जा रहा कहीं भी। जितनी भी फसलें पैदावार के लिए आय दोगुनी की बात की, ये बताएं कि किस फसल की आय दोगुनी हो गई इस महंगाई में? डीजल पेट्रोल 6 साल पहले क्या थी कीमत, आज क्या है? दूध की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? दालों की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? खाद की कीमत 6 साल पहले क्या थी, वो आज क्या है? और ये आंकड़े देते हैं बेरोजगारी के। ये बताएं कि कितने रोजगार दिया है इन्होंने, कितनी नौकरी मिली है? देखिए, तुम भी मत उलझो, मत उलझो। मैं जानता हूं आप लोगों को, मत उलझो। आलू, देखिए, आप किसी को बचाओ नहीं। इस उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नहीं हैं। पर्यटन मंत्री कब दूसरे के साथ पर्यटन कर लेंगे पता ही नहीं आपको। पहले भी पर्यटन कर चुके हैं वो, अगर याद हो आपको, तब आप नौकरी में नहीं रहे होगे। और वो पर्यटन कब करेंगे? मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ने समाजवादी पार्टी को जिताया, तो मैं होश ही नहीं है कहीं। अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था पर्यटन मंत्री। ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बोल दें, क्या पता, हमारे पत्रकार साहब ने गुस्सा दिला दिया तो बोल दिया। हैं? देखिए, आप मूल्यांकन क्या है? जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हमारे कार्यकर्ता जानकारी दे रहे हैं, और जो व्हाट्सएप पे हमारा वर्कर खेत में खड़े होकर के फोटो भेज रहा है। मुझे याद है, मैं कोलकाता में था, हमारे एक कार्यकर्ता ने मुझे ललितपुर में जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई उसकी जानकारी दी। मैंने पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से मांग की कि किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। उसके बाद तो लगातार उत्तर प्रदेश में झांसी से, इटावा से, लखनऊ से, हर जगह से वर्कर ने तस्वीरें भेजी हैं। हम तो केवल जानकारियों मांग कर सकते हैं। इसलिए सरकार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। जो इधर फसल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी चाहिए। और सरकार बताए कि आलू कितना खरीदा है। मैं खुद कन्नौज की सबसे बड़ी मंडी पे गया था और मैंने खड़ा होकर के पूछा वहां पर, जो आड़तिया खड़े थे, जो किसान मौजूद थे, कि आपने बताइए सरकार ने आलू कितना खरीदा। सबने हाथ खड़े कर दिए कि आलू कुछ भी खरीदा नहीं गया। 1000 से ज्यादा पैकेट हमारे यहां रखे हुए हैं और किसानों का खेत में था उस समय आलू, तो आलू का भी नुकसान हुआ। उसी समय मैंने मंडी डायरेक्टर से बात की। मंडी डायरेक्टर कहते हैं कि हम तुरंत खरीदवा लेंगे। मैंने दोबारा जानकारी हासिल करनी चाहिए, कोई आलू नहीं खरीदा गया। छोड़िए भाई, जो इलेक्शन कमीशन में आप जाइए, हमने तो शिकायत की है, उनको जवाब भी दिया है। बहुत लेट आया तुम्हारा व्हाट्सएप लगता है। तुम फिर बोल रहे हो 1 साल। अरे भाई पत्रकार साथी,
थोड़ा समझदार बनो, आप भी हमारी मदद करो। 6 साल कोई पार्ट 2 नहीं है। मैं कहूं 2 नंबरी, ये कोई बात हुई? 6 साल, इस सरकार को 6 साल हो गए हैं और दिल्ली की सरकार भी है। मान लीजिए नीति आयोग हमारा नहीं है, विपक्ष का नहीं है, नीति आयोग विपक्ष का नहीं है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया, इस प्रदेश ने मुख्यमंत्री दिया, और नीति आयोग ये कह रहा है कि आप 22वें नंबर पर हैं। अब बताएं सरकार सच्चाई क्या है? आपने कहा मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। मैं पत्रकार साथियों से अभी कहता हूं, अगर आप लोग चलना चाहें, मैं चलता हूं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो बननी थी, बताइए कितने साल हो गए। और फिर देखिए आरक्षण को छीनने का क्या तरीका अब निकाला नया। सैफई यूनिवर्सिटी में या कोई मेडिकल कॉलेज में नौकरी देने का तरीका, विज्ञापन निकाला, सब उसमें है कैटेगरी, एक ले लिया, बाकी बोला है ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं है। फिर ऐड निकाला, फिर एक ले लिया, बोले एलिजिबल नहीं है। तो देखिए क्या खेल चल रहा है। चिंता का विषय यह है कि जो खेल चल रहा है वो हमें और आपको पता ही नहीं है। और कानून व्यवस्था पर एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? मैं तो कहूंगा अगर स्क्रीनशॉट लेकर के अगर डाल दें स्क्रीन पर, मैं स्क्रीन पर पढ़ूंगा जो एनसीआरबी का डेटा दिखाता हो कि यूपी में क्या है। यूपी में दंगे, रॉयट, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित। वो मुरादाबाद की जो बहन, उसका अखबारों में पढ़ा, जानकारी हासिल हुई, क्या हुआ उस बहन के साथ। पुलिस के पास गई और पुलिस वालों ने उसकी मदद नहीं की। वो लिख करके चिट्ठी छोड़ गई कि किसने, कौन है इसका दोषी। क्या हाथरस के केस में नहीं हुआ? उसके बाद और घटनाएं नहीं हो रही लगातार। कानपुर देहात का तो परिवार अभी मिलने आया, उनका पिताजी मुझे कल मिल के गया है, जिसने अपनी पत्नी और बेटी को जलते देखा। हो सकता है आपके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बुलडोजर खुशी की बात हो, लेकिन मैंने सदन में भी कहा, फिर कहता हूं, बुलडोजर के दिमाग नहीं होता। आप मिलाइए डीजीपी से कि एक्टिंग क्यों है, परमानेंट क्यों नहीं हो पा रहे। भाई ये है कि आप लोगों ने अपना लिखना बंद कर रखा है। समाजवादी सरकार होती तो अब न जाने क्या क्या लिखते। कमजोरी तो आप में भी है। सदन में जो बात कही गई हो, अरे जिस सरकार के पास डीजीपी अपना नहीं, चीफ सेक्रेटरी अपना नहीं, ब्लैकमेलिंग चल रही हो कि अगर डीजीपी परमानेंट नहीं होगा तो यूपी का चुनाव हरा दिया जाएगा। सोचिए ये ब्लैकमेलिंग, और आप लोग लिख नहीं रहे कुछ भी, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। समाजवादी सरकार होती तो लिखते, ये देखिए यादव डीजीपी, मुस्लिम डीजीपी, गुर्जर डीजीपी, जो ब्राह्मण बनाया है वो अच्छा नहीं है, बेईमान है। क्या हमें अखबार नहीं पता? वो शूद्र है, उनकी बात नहीं करूंगा मैं, शूद्र की बात नहीं करूंगा। शूद्र की बात यहां नहीं हो सकती हैं। हम तो कह रहे हैं सब त्योहारों पे छुट्टी होनी चाहिए, जैसा समाजवादी पार्टी मानती रही है। सभी त्योहारों पर, विश्वकर्मा पूजा पे भी छुट्टी होनी चाहिए। क्यों नहीं छुट्टी होनी चाहिए? विश्वकर्मा कोई भगवान नहीं है क्या? बताओ भगवान नहीं है। बीजेपी वाले बताएं कि भगवान नहीं है। वाल्मीकि जयंती को होनी चाहिए छुट्टी, क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे प्रमोद त्यागी जी की किताब पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कब पढ़ोगे? अच्छा ठीक है, एक्सपायर में कॉपी को तो देंगे आपको। विपक्षी एकता है, सब रहेगी। आप क्यों फिक्र कर रहे हो? बताइए, आप बताते हो फेस नहीं है। अरे जो फेस है उन्हें उत्तर प्रदेश की हालत क्या कर दी? जैसे हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, आप बताइए प्रधानमंत्री यहाँ के, मुख्यमंत्री यहाँ के, किस स्थान पर है यूपी? बताइए आप। एजुकेशन में कहां है हम? हेल्थ में कहां है हम? और ये जो हवाई जहाज उतरा था हरक्यूलिस,
समाजवादियों ने डिजाइन न की होती तो खेतों में उतारते क्या आप हरकुलस? और आप भी बोलते नहीं हो कि एक्सप्रेस वे क्या हो गया बुंदेलखंड। अरे लिखा करो, थोड़ा बोला करो, हैं? अपना काम बता दो, क्या बनाया है उन्होंने? अपना काम भी तो बता दो। ये नाले नाले गंदगी कूड़ा, भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे आपने क्या काम किया बता दें हमें। और आपके लिए सबसे बड़ा उदाहरण तो बनारस हो सकता है, जो टेंट सिटी थी वो उड़ गई। उद्घाटन में तो सब लोग आए, अब समापन में कौन आएगा टेंट सिटी में? समापन भी तो कोई करेगा ना। नाले बह रहे हैं, नाले, जितनी भी गंदगी है नदियों में जा रही है। क्या किया आपने? आपका मेयर, आपके एमपी, आपके मिनिस्टर्स, आपका डिपार्टमेंट, सब कुछ आपका। उसके बाद आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहे, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए कोई काम नहीं किया आपने। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि अब गंगा की बीओडी सीओडी डिजोल्व ऑक्सीजन ठीक होगी। आप पैरामीटर्स देखिए गोमती के क्या है, आप यमुना के पैरामीटर्स देखिए आप क्या है, और गंगा के पैरामीटर्स देखिए क्या है। यहां तो अखबारों ने लिखा है, आप भी लोगों में से किसी ने लिखा है कि डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गई पानी की ग्राउंड वाटर में।
के साथ कि आपको जरूरत है बीजेपी से मुकाबला करने के, अकेले नहीं लड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन न बने। समाजवादी पार्टी को जो मैंने आपसे कहा कि दूसरे दल अपनी भूमिका तय करें, आपसे गलत बात मत निकालिए। भूमिका के लिए कहा मैंने, अब वो अपनी तय करें भूमिका। ये दूसरा चैनल आ गया जिससे कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम्हारे, क्या कहा प्रधानमंत्री ने तुम्हारे चैनल के लिए? बताइए ना क्या कहा। वो वायरल हो रहा है कुछ सोशल मीडिया पर। क्या कहा था मुझे पता नहीं। सच में मुझे नहीं पता। अगर कहो तो मैं अभी निकलवा के प्ले कर दूंगा मैं। अगर आप चाहो तो हाँ कहो। अगर हाँ कहो मैं प्ले कर दूंगा। एवरीथिंग इज देयर, ऑनलाइन है, यूट्यूब पे है। नहीं फिर भी प्ले करा सकता हूं ना मैं। नहीं मैं नहीं करूंगा प्ले। नहीं मैं नहीं करूंगा प्ले। हमारी मदद करो बस, ये मैं चाहता हूं। हमारी मदद करो, हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए मदद करिए आप लोग। ये देश आपका भी है, केवल मेरा नहीं है देश, आपका भी है देश। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी का एक राष्ट्रीय सवाल है, ये जो पंजाब में हो रहा है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्या है बहुत इम्पोर्टेंट आपका समय माने रखेगा? एक सीमा के बाहर कोई चीज अच्छी नहीं है। एक सीमा के बाहर हमें भी दुख होता है इस बात का कि इंग्लैंड में हमारे झंडे को उतार दिया है एम्बेसी से। आखिरकार वो परिस्थितियां किसने बनाई? कौन परिस्थितियां बनवा रहा है ऐसी? कल हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए दुनिया से, हमें दुनिया से पैसे आने चाहिए, यही तो है ना बिजनेस आज दुनिया की। तो कौन ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है? आप यहां अन्याय कर रहे हो। आप कितना अन्याय कर रहे हो? आप कल्पना कर सकते हो क्या अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या दुनिया ने ये नहीं देखा होगा कि एक पिता अपनी पत्नी और अपनी बेटी को नहीं बचा पाया? और मैं इसी से जोड़ देता हूं आपको, एक और जोड़ देता हूं मैं बात को। कन्नौज में एक समाजवादी परिवार को इतना सताया, इतना परेशान किया कि अंततः झगड़ा हो गया, एक की जान चली गई। कौन जिम्मेदार इसके लिए? ये बीजेपी वाले आरोप लगाते थे कि यादव है तो भेदभाव करते हैं हम लोग मदद में। अभी कानपुर में क्या मदद की आपने? जो कस्टोडियल डेथ हुई उसकी क्या मदद की आपने? बलवंत के परिवार की क्या पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी? क्या आपके विधायक, आपके सांसद ने क्या कहा? नहीं, वो धाराएं बदल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा। धाराएं बदलने की तैयारी है। इसी तरह मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मैनपुरी में शराब पी करके एक मजदूर को मार दिया, 302 की जगह 304 कर दिया। ये भी तैयारी चल रही है आपके बलवंत वाले केस में। पुलिस के लोग पैसा लेकर के घूम रहे हैं उसके परिवार से मिलने के लिए। इसलिए सच्चाई आपको भी पता है, हमें भी पता है। जो बात आपने कही है, आखिरकार वो परिस्थितियां किसने पैदा की? वो परिस्थितियां कौन पैदा कर रहा है? जड़ में कौन है? कहां पहुंच गया? तो गलत हो गया ना। नहीं पाकिस्तान नहीं, तुम गलती कर रहे हो भाई। जो आप बात ही नहीं समझ रहे हो। इसके बाद हमारा लास्ट सवाल है इनका। मैं ये चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को फिनलैंड भेज दिया जाए, तो कम से कम वो नीचे आ जाएगा, हम ऊपर हो जाएंगे। सिंपल बात है। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी, कार्यक्रम को अंतिम चरण में ले जाते हुए मैं कुछ स्मृति चिन्ह देने के लिए। इसको बेटे को कहां लेके जा रहे हो? नाती है बेटा है? पोता जी। कहां लेके जा रहे हो उसे? आज कपड़ा ठीक पहना है, लाल रंग का। प्रकाशक अभिषेक अग्रवाल जी और श्री प्रमोद त्यागी जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर दें।
बेटा